हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज दूसरा कराने से पहले पिछले विविध में थोड़े से दोनों क्वेश्चनों में कुछ डाउट मामला रह गया, कन्फ्यूजन की वजह से। मैं कहीं जल्दी में था, जल्दी बंद करके तुरंत जाने की वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अपन वापस उसको सुधार कर लेते हैं। गलती होना लाजमी है, कोई भी गलती कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। गलती को सुधारना सबसे बड़ी बात है। यदि हमें लगा कहीं हमने गलत कुछ किया है, कुछ लिखा है, तो वापस से उसको सही करो। जैसे इसमें एक था कि 1, 2 और 1, 3 को लेना है और इसके साथ में ऐसा संबंध बनाना है स्वतुल्य हो और सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो मैंने बता तो दिया था कि एक ही संबंध बनेगा। कंफ्यूज हो रहे थे बनेगा कि नहीं। मैं इसको बोल रहा था यार तो संक्रामक है, ये एक ही बनेगा भाई। 1 1 2 2 एज इट इज लिखा हुआ पड़ा कोई 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1। मतलब कैसे है कि 1 2 और 1 3 तो लेना है, 1 2 और 1 3 लेना है। यदि इसको सम्मित बनाना है तो फिर 2 1 और 3 1 को भी लेना पड़ेगा, तभी ये सम्मित बन पाएगा। अब चूंकि स्वतुल्य बनाना है तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं, तो 1 का 1 के साथ में कनेक्शन होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, 2 का 2 के साथ में होना चाहिए और 3 का 3 के साथ में होना चाहिए। यदि ये तीनों का संबंध है और इनका अपोजिट विद्यमान है, इसका मतलब स्वतुल्य और सम्मित तो कन्फर्म हो गया। चेक करना है कहीं ये संक्रामक तो नहीं है। यदि ये संक्रामक भी बन रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहां देख पा रहे हैं जैसे 3 1 और 1 2 दिख रहा है इसमें, 3 1 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है। तो 3 1 और 1 2 है तो इसका मतलब 3 2 होना चाहिए, लेकिन 3 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं। बात समझ, इसलिए इकलौता बनेगा संबंध। इकलौता क्यों? मान लो अब इसमें से मैंने 1 2 1 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, एक ही पेयर बचा 2 3 का। यदि इसको ले ले 2 3 को, तो सम्मित बनाने के लिए इसको 3 2 भी लेना पड़ेगा। यदि 2 3 लिया हमने तो फिर 3 2 भी लेना पड़ेगा, और जैसे 3 2 लेंगे हम, अब ये स्वतुल्य सम्मित तो है, अब संक्रामक भी हो जाएगा ये। अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी कि हम कह सकें संक्रामक नहीं है। जैसे 1 2 1 और 1 3, तो 2 3 बिल्कुल विद्यमान हो जाएगा फिर इसमें। फिर हम ऐसे नहीं कह सकते भाई ये। इस वजह से इस पेयर को हम नहीं ले सकते। तो इकलौता एक ही संबंध इसमें होगा ऐसा जो स्वतुल्य एवं संक्रामक है। ये कैसा है? स्वतुल्य एवं संक्रामक। संक्रामक नहीं, सम्मित। फिर से गलत लिख रहा हूं। स्वतुल्य एवं सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एवं सिमेट्रिक संबंध है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। बस अब इसको देखते हैं भैया। इसने बोला 1 2 को लेना है, 1 2 इसको लेकर तुल्यता संबंध कितने बनेंगे? मैंने 3 बना दिए थे, देखें। तुल्यता संबंध का मतलब कि वह स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक होना चाहिए। तो ये 1 2 यदि हम लेंगे तो 2 1 भी होगा। एक तो ये है, तो इसको चेक करो क्या ये स्वतुल्य है? 1 1 2 2 है, बिल्कुल। सम्मित है, 1 2 2 1 है। संक्रामक है, संक्रामक का चेक करें 2 1 1 1 से, तो 2 1 बिल्कुल है। 1 2 2 2 से 2 2 बिल्कुल है। 1 2 2 1 से 1 1 बिल्कुल है। ये संबंध एकदम सही है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। लेकिन दूसरे में मैंने क्या किया था? 1 1 2 2, फिर ये ले लिया, फिर 1 3 और 3 1 ले लिया, और 1 3 3 1 लिया तो 3 3 को भी लेना पड़ेगा, तो स्वतुल्य। लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो रही है कि 3 1 और 1 2 जैसे हम लेते हैं 3 1 और 1 2, 3 1 और 1 2 इसको हम यदि ले लेते हैं तो ये देखो ए बी और बी सी, लेकिन ए सी विद्यमान नहीं है इसमें।
इसलिए ये संबंध है R2, ये नहीं होगा भाई, इसलिए इसमें गड़बड़ हो गई थी। अभी दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा सारा ये सारा सम्मित बन गया। ठीक है, केवल इसमें दो ही संबंध होंगे जो तुल्यता संबंध होंगे, बाकी का इसमें 1 2 और 2 1 लिया है। अब सारा कुछ ले लो, 3 1 1 3 2 3 3 2, तब जाके वो तो अपन यहाँ चेक ही कर चुके हैं 3 1 1 2 है ना। तो इसमें केवल दो रिलेशन होंगे ऐसे। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अपन इसमें कोई एलिमेंट सामने से दिख नहीं पा रहा है, अरे यार ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अपन चेक करके प्रॉपर देखेंगे तभी चीज पता चलेगी ना। तो इसलिए ऐसे केवल दो संबंध होंगे। अब ये दोनों को देख लो, इसमें 1 2 मौजूद होगा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, इसका होना जरूरी है सबसे बड़ी बात। और फिर ये तुल्यता संबंध हो तो बिल्कुल ये तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो पिछले चैप्टर में थोड़ी कुछ खामी रह गई थी उसको मैंने सुधार किया, और आपका छठवां और सातवां सवाल ये कंप्लीट। अब आपका पहला चैप्टर एब्सोल्युटली कंप्लीट। अब देखें चैप्टर दूसरा जो है 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो ये होता क्या है, अपन त्रिकोणमितीय फलन ना समझे, पहले एक बार प्रतिलोम फलन को समझे। प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है पहले, है ना। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम फलन। पहले जब तक आपको प्रतिलोम फलन समझ नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फिर कैसे पढ़ पाएंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, पहले प्रतिलोम फलन समझे, कौन कौन से फलन प्रतिलोम हो सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या था वह? व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम संभव हो वो फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते थे, और जो प्राप्त फलन वो प्रतिलोम फलन कहलाता है। बस ये थी। तो उस समय मैंने लिखाया भी था ऐसे कौन कौन से जो फलन होते हैं प्रतिलोम होते हैं, जरा देखें। जैसे मान लो कोई फलन है ए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ये है कोई बी, और यहां कोई एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इसमें लिखे हुए हैं ए बी सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो अब मैं क्या करूं इसमें कि मैंने इसमें ए से ही कनेक्शन कर दिया, 2 का सी से कर दिया, इसका इससे कर दिया और इसका इससे कर दिया। यह कनेक्शन ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसा कनेक्शन बनाने के बाद ये क्या फंक्शन है, पहली बार इससे बात करें। ये फलन ए से बी में फंक्शन है ना, बिल्कुल बिल्कुल फंक्शन है, एब्सोल्युटली ये फंक्शन है, फलन है। लेकिन प्रतिलोम फलन की जब बात की जाएगी, इसका मतलब है बी से ए में फलन है कि नहीं। यदि कोई फलन ए से बी में विद्यमान है तो वही फलन यदि बी से ए में भी विद्यमान है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, अन्यथा वो व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। और जो फलन लास्ट में प्राप्त होगा उसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो हमें पढ़ रहे हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होता है, यदि कोई ए से बी में परिभाषित है तो क्या वो बी से ए में भी है। तो जरा देखो, मैं यहां से बी बनाता हूं, ए बी सी, ए बना लेते हैं वापस इधर का 1 2 3 4। तो यहाँ ए का कनेक्शन 1 से बता रहा है, बी का कनेक्शन 3 और 4 से है, 3, और सी का कनेक्शन 2 से है, 2। अब बताओ क्या ये फलन है। तो हमने फलन की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो प्रत्येक अवयव, इसका मतलब तो सारे अवयव कनेक्शन होने चाहिए, तो बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यहां बी के 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं भैया, 3 और 4, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है।
नॉट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है भैया, फलन ही विद्यमान नहीं, ये फलन नहीं होगा, प्रतिलोम कैसे बोलेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या रहा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक एक ही फंक्शन नहीं था, बहु एक ही बना दिया मैंने। एक बार एक एक ही बना के देख लेते हैं, सिंगल सिंगल मामला। ए 1 2 3 4 बी, एक एक ही बना लेते हैं, तो ए बी सी डी ई। अब एक का एक के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ये ऐसे बना देते हैं। क्या एक एक की फलन है? हमें पता चला कि जब मैंने ए से बी में फलन बनाया तो मैंने एक एक ही फलन नहीं बनाया, उसको वन वन फंक्शन नहीं बनाया, मैंने मैनी वन बना दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई, वो फंक्शन ही नहीं हो पाया। तो अब के हमने क्या किया, इसको वन वन बना दिया भाई, एक एक ही फंक्शन। क्या ये वन वन फंक्शन है? एक का एक के साथ में कनेक्शन दिख रहा है साफ साफ, तो ये ए से बी में फंक्शन है भाई। यहाँ जो गलती हुई मैंने यहाँ सुधार कर दी, मैंने इसको वन वन बना दिया फंक्शन। तो अब क्या ये इनवर्स हो सकता है, देखें जरा, बी से ए में, अब वापस से बी इधर लिखो, ए इधर लिखो, बी को देखेंगे तो ए बी सी डी ई, 1 2 3 4, ए का कनेक्शन 2 के साथ में, ए का कनेक्शन और बी का कनेक्शन 1 के साथ में, और सही सी का कनेक्शन है आपके 4 के साथ में, डी का कनेक्शन नहीं है कोई, और ई का कनेक्शन किसके साथ में है, ई 3 के साथ में। ऐसा क्या अवयव फंक्शन है? तो अवयव फंक्शन की डेफिनेशन दी थी क्या, कि प्रांत या डोमेन का प्रत्येक अवयव का एक ही, केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, बताता। तो प्रत्येक अवयव का, ए का विद्यमान है भाई अवयव, बी का भी है, सी का भी है, लेकिन डी का तो कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये अभी भी फंक्शन नहीं है भैया, नॉट फंक्शन। तो मैंने अब क्या गलती कर दी फिर से, अब गलती ये कर दी कि मैंने इसको वन वन तो बना दिया, ऑन टू फंक्शन नहीं बनाया, आच्छादक नहीं बनाया, एक एक ही बना दिया, आच्छादक नहीं बनाया। ये आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि इसमें से एक छूट रहा है। आच्छादक फलन की क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि यदि कोई सहप्रांत में एक अवयव छूट गया तो वो फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक बात क्लियर हो गई कि भैया यदि किसी को हमें प्रतिलोम फलन बनाना है तो उसको वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका प्रतिलोम फलन संभव होगा। तो नोट करके जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये पता चल गई हमें इस चीज से। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि कोई फलन एकैकी एवं आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम फलन संभव है। तो ये बात क्लियर हुई कि कोई एकैकी और आच्छादक फलन है। जैसे अब हम बना दें, मान लो यहाँ ए बनाया और इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 लिखे, यहाँ बी बनाया, यहाँ एलिमेंट ए बी सी डी लिखा। अब इनका कनेक्शन ए का 3 से 2 का, इसका इसके साथ अब बना दिया। देखो तो अब ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो अब बी को इधर रख दें और ए को उधर रख दें, तब भी वो फंक्शन बन जाएगा। तो ये भैया इनवर्स फंक्शन है। जब ए से बी में कोई फलन है तो ये बी से ए में भी फलन विद्यमान मौजूद है। और यदि ऐसा होता है, इसी को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं कि इसका इनवर्स संभव है। और जो फलन प्राप्त होता है बी से ए में, जैसे इसको ये है एफ फंक्शन मान लो, और यहाँ बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स। इसको आपकी बुक में अलग से नाम जी भी दे रखा होता है, कभी कभार जी फंक्शन है।
जो बी से ए में परिभाषित है। तो इस जी फलन को क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। बोलो बात समझ में? ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने सीखा थोड़ा सा प्रतिलोम फलन के बारे में कि कौन से फलन प्रतिलोम फलन होंगे। ऐसे फलन जो एकेकी हैं और आच्छादक भी हैं, वो ही फंक्शन प्रतिलोम फलन होंगे। तो यहां पढ़ने जा रहे हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो क्या त्रिकोणमितीय जो फलन है वो सारे एकेकी और आच्छादक हैं? तभी उनका संभव हो पा रहा है प्रतिलोम निकलना। तो अब इस बारे में उतारो साहब, एक बार इसको ऐसे रखो। अब देखें त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय जो फलन है वो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ये त्रिकोणमितीय, पहले त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे जब जाके प्रतिलोम निकाल पाएंगे उनका। इसका मतलब जब अभी हमने पढ़ा कि प्रतिलोम फलन उन्हीं का संभव है जो एकेकी और आच्छादक है। तो एकेकी आच्छादक होने के लिए इस साइन एक्स को भी भाई एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। देखते हैं जरा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। कैसे बनता है साइन एक्स का ग्राफ, उससे अंदाजा लग जाएगा आपको एकेकी है या नहीं है। साइन जीरो पे मान जीरो होता है, ये जीरो है। और मान लो यहाँ पाई बाई 2 है, फिर यहाँ पाई है। साइन 90 का मान 1, तो इसका मतलब ये 1 होगा। फिर 180 वापस 0, इसका मतलब ये ऐसा कुछ बनता है ग्राफ। ऐसे चलता चला जा रहा है। माइनस का पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, इधर ऐसे ही 3 पाई बाई 2, कुछ ऐसा बना। समझ में आ रहा है मामला? ठीक है, ऐसा बना हुआ है। इस टाइप का ग्राफ आपके बुक में भी बना हुआ है। तो क्या ये एकेकी फंक्शन है, देखें जरा। तो आप देखते हो साइन 90 पर मान कितना है इसका? 1 है। तो यहाँ 1 एक जगह और भी दिख रहा है, 3 पाई बाई 2, 2 पाई और ये 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 पाई बाई 2 में आधा और जोड़ें तो 5 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पर भी मान 1 है और माइनस ये मतलब इधर तो x की वैल्यू समझे, साइन x ये फंक्शन है मेरा साइन x, इधर तो a है, इधर ये b है। a में ये x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज आपको पता है, जैसे 0 पाई बाई 2 पाई बाई ये, तो सारे जैसे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ऐसे लिखी हुई हैं। यहाँ पर मान लिखे हुए हैं क्योंकि हमें पता है ये तो -1 है, ये 1 है। -1 और 1 से ऊपर ही नहीं जा रहा मान साइन एक्स का, हमें पता। तो -1 और 0 और 1 ये 3 ही चीज़ आएंगी। इधर y में तो ये चीज़ आ रही हैं, इसके बीच बीच में मान मौजूद है जो भी होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पाई बाई 2 पर भी मान 1 है और 5 पाई बाई 2 पर भी मान 1 है। इसका मतलब x के किसी 2 मानों पर एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये तो एक इमेज प्राप्त हो रही है। तो ये फंक्शन तो ये एकेकी नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है। और जब यदि 1-1 नहीं होगा ये, तो फिर इसका हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? इनवर्स फंक्शन तो संभव ही नहीं। यदि कोई फलन एकेकी नहीं है या आच्छादक नहीं है, दोनों में से कोई नहीं हो, हमने तो एकेकी प्रूव किया, आच्छादक को छोड़ते हैं। हमने ये प्रूव कर दिया भाई एकेकी नहीं है, 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। पर आप बोलोगे सर जी यहाँ तो पूरा चैप्टर भरा पड़ा है इस पर, हमने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हुआ है पूरा चैप्टर इसी पर, और आप कह रहे हो कि इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा।
तो मैं कह रहा हूँ नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि साइन एक्स तो है ही नहीं। तो फिर इसका कैसे संभव है कि इन्वर्स निकल जाए? आपको एक उदाहरण बताते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि आर से आर में परिभाषित है। क्या ये फलन एक ही है, 1 1 है क्या? आप बता सकते हो इसको। और एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि एन टू एन है। एक ही फंक्शन है, केवल हमने इनकी डोमेन और रेंज चेंज किया है। यहाँ डोमेन आर है, रेंज भी आर है, यहाँ डोमेन एन है, रेंज भी है। ये डोमेन और रेंज चेंज कर दी हमने इसकी, और फंक्शन वही की वही है। तो क्या फर्क पड़ा है इसमें? तो इस स्थिति में हमें पता है, हम मानते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। एक्स वन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स टू। क्यों? क्योंकि आर में है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो भैया स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, माइनस की भी आएगी। इस स्थिति में एक्स वन इसके बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है भैया, एक ही फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू माइनस एक्स टू भी तो सकती है, ये बराबर आएंगे तभी 1 1 होगा। और जब यहाँ पर हम देखते हैं इस स्थिति में, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, फिर एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है। और अब इसका अंडर रूट खोलेंगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू आएगा, न कि प्लस माइनस एक्स टू। क्यों? क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ये एन टू एन है भाई, ये एन तो इधर भी एक्स में भी इधर एन है और उधर भी एन है, तो माइनस कहां से लाएंगे इसमें? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो कोई माइनस होता नहीं है। तो इस स्थिति में ये 1 1 हो जाएगा। ये फंक्शन ये बिलोंग एन में कर रहा है, और यहाँ पे ये बिलोंग आर में कर रहा है, इसलिए प्लस माइनस आया। तो ये कैसा फंक्शन बन गया? 1 1 फंक्शन हो गया। अब यदि ये एक ही फलन था, एक जगह तो 1 1 नहीं है और एक जगह 1 1 है, वही फलन है, फलन को चेंज। गलती कहाँ हुई? क्या चीज हमने ऐसा किया कि 1 1 बन गया? यहाँ इसकी रेंज ये है, यहाँ इसकी रेंज ये है, कुछ रेंज का फर्क हो गया। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 1 1 बन जाए? तो बस ये ही चीज अब यहाँ सीखने की। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगली चीज, वो है डोमेन एंड रेंज, प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं परिसर। ठीक है, अब डोमेन और रेंज पढ़ रहे हैं हम किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो जरा, ऐसा कहा गया भैया ये पूरा फलन तो भाई नहीं है एक ही, तो इसमें से कोई एक भाग ले लें, इसकी रेंज चेंज कर दें। तो यहां से ले लिया था -π/2, से π/2, ये हिस्सा ले लिया केवल, यहां से यहां तक ये टुकड़ा, यहां से यहां तक ले रहे हैं। तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 भी आ गई, यहाँ -1 भी आ गई, और इनके बीच के जितने भी मान सारे के सारे आ गए, और कहीं भी इस पर अलग अलग वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये पता चला हमने कि यदि हम इसका ये डोमेन जो प्रांत है इसको ही बदल दें, तब तो चीजें अलग हो जाएगी। अभी तो यह प्रांत अलग अलग आ रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो इसको इन्वर्स बनाने के लिए ही तो जो साइन एक्स का क्या किया हमने, जो डोमेन है वो ही चेंज कर दी, और वो डोमेन क्या कर दी हमने? माइनस का π/2 से π/2 ले लिया। क्या ये दोनों खुद वैल्यू शामिल है? बिल्कुल शामिल है। माइनस के π/2 भी शामिल है, तो बड़ा कोष्टक इधर π/2 भी शामिल है, क्योंकि इस पर भी मान मौजूद है और इस पर भी मान मौजूद है। दोनों को मैंने शामिल कर लिया डोमेन में। तो जो इसकी रेंज प्राप्त हो रही है, वो रेंज क्या प्राप्त हो रही है? आप इसकी रेंज देखें, क्योंकि -1 से लेके 1 तक ये इसकी रेंज प्राप्त हो रही है। -1 मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जब मैं -π/2 से π/2 ही रखता हूँ बस मान, तब
आगे भी रखोगे तब भी रेंज तो यही रहेगी, पर वैल्यू ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आएगी, कई बच्चे सोचे सर इसको ही लेने के पीछे क्या रेंज, हम तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं तब भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी लोगे आप इस ग्राफ को तब भी ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, पर ये तय करने वाले हम लोग नहीं हैं। ये जिन्होंने आर्यभट्ट साहब ने इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया, तब उन्होंने तय कर दिया कि भाई कोई ना कोई एक च्युत लेना पड़ेगा, तो या तो यहाँ से यहाँ लें, या यहाँ से यहाँ लें, या यहाँ से यहाँ लें, कि इस वाले ग्राफ को लें या इस वाले ग्राफ को लें। तो ये बात उन्होंने तय कर दी कि भैया आप कंफ्यूज नहीं हो, कि कोई टीचर तो बता दे यहाँ से यहाँ ले लो भैया, कोई कह दे यहाँ से यहाँ ले लो और डिस्टर्बेंस हो जाए। उन्होंने तो बात तय कर दी कि हम -π/2 से π/2 लेते थे, डोमेन फिक्स कर दिया कि भाई -π/2 से π/2 ले लेते हैं, यही हमारा प्रांत है, तो परिसर -1 to 1 होगा। तो ये sin x का प्रांत और परिसर है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनवर्स प्रतिलोम, तो हमें तो इसका निकालना है। ये आपको केवल समझाने के लिए कि भाई ऐसा क्या कार्यस्थानी की जा सके कि कोई यदि फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको 1 1 बनाया जा सके। ठीक है, तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको 1 1 बना भी सकते हैं, उसकी रेंज या को चेंज करके। कई फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें चेंज ही नहीं कर सकते तो नहीं होगा, लेकिन इसमें यदि हम इसका डोमेन चेंज कर रहे हैं और 1 1 प्राप्त हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये तो sin x का हुआ। तो अब यदि इसका ग्राफ प्रतिलोम बनाएंगे तो मैंने क्या बताया था, x की जगह जो x होता है वो y की जगह चला जाता है, y x की जगह चला जाता है। इसका यदि हम इन्वर्स बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा पूरा। अब बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ बना दूँ। बने भी नहीं क्या पता मेरे ढंग से। ऐसा करके रहेगा, ठीक है। और यहाँ तो 1 है पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस का 1 है। और इधर 0, इधर π/2, इधर पाई, इधर -π/2। तो हमारी जो रेंज ये तय हुई थी भैया पाई से, इसको ही लेना है ग्राफ में। बाकी ग्राफ हमारा काम का नहीं है, हमने यहाँ पे लाइन खींच दी और यहाँ पे लाइन खींच दी, बस इतना ही ग्राफ काम का है। तो ये हुआ साफ प्रतिलोम इसका ग्राफ। तो बस इसके डोमेन और रेंज क्या बनेंगे, तो यहाँ देखें साइन इनवर्स x के डोमेन और रेंज, मतलब इसके प्रांत और परिसर हम जो निकाल रहे हैं। तो जैसे साइन x के निकाले, अब देखो यहाँ से पता चलेगा जो डोमेन होती है, मैंने बताया था इनवर्स क्या होता है, a से यदि b में कोई फलन है, b से a में होता है वो इनवर्स है। तो मतलब जो इसकी डोमेन है वो तो रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ से -1 to 1 ये इसका डोमेन, और जो रेंज कहलाएगी माइनस का π/2 से π/2। आपको लर्न ये करनी है, क्योंकि इनवर्स पढ़ रहे हैं, इसकी डोमेन नहीं पूछेगा वो, क्योंकि साइन x है, हमें साइन इनवर्स x की डोमेन याद रखनी पड़ेगी। बताया ये क्यों है, ताकि आपको पता चले कि ये आई कैसे दरअसल। यदि आपके बुक में ऐसी टेबल बनी हुई है अच्छी खासी, अगर डायरेक्ट आपको टेबल बता दे और सीधा बता दें भैया ये आपको याद करना है, बस खत्म कहानी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ये चैप्टर। लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यदि आपके समझ नहीं आया तो ये सवाल थोड़े से आपको दिक्कत कर सकता है। बाकी सवाल इसमें बहुत सरल है, सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे सरल चैप्टर आपका 2.1 ही है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं आ रही है और छोटे ही सवाल है। लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये आपके समझ बैठना चाहिए। तो ऐसे ही cos x का एक बार ग्राफ देख लें, fx बराबर cos x। तो cos x का हम ग्राफ देखते हैं तो आपको पता है वहां 0 पर cos x 1 होता है, 0 पर 1 होता है, और π/2 पर यहाँ 0 होता है।
तो इसका मतलब इधर माइनस का π/2, तो ये ऐसा बनता है कुछ भी। ऐसा कुछ बना हुआ, ये cos x का ग्राफ है। सेम ऐसा ही है, जगह थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ 0 पर मान 1 होता है cos x में। ये पाई, ये माइनस का पाई, ठीक है। अब हमें इसको 1 1 बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ -π/2 से π/2 का ये कोई डोमेन ले लिया था और ये मैंने नहीं लिया था, ये फिक्स कर दिया। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाई उन्होंने फिक्स कर दिया भाई यही लेंगे हम, तो फिक्स है। आप ऐसे नहीं इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, नहीं, यही लेंगे। तो यही अपन डोमेन रेंज यही पढ़नी है। तो यहाँ भी फिक्स कर रखा है कि कौन सा ग्राफ लें जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए। तो यहाँ से ये पता किया, यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये जो ग्राफ है यहाँ तक ये -1 आ गया, ये 1 आ गया इसकी वैल्यू, ये 0 भी बीच में आ गई, और भी -1 से 1 के बीच में जितने भी सारे वैल्यू हैं ये इसमें आ गए। तो जो cos x का डोमेन और निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 to π cos x का, और रेंज वापस से वही -1 से 1 वही है सेम। तो लेकिन हमें तो cos x नहीं, cos इनवर्स x का डोमेन लिखना है। तो देखो cos इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 to 1, क्या दोनों वैल्यू शामिल हैं? देखो बड़ा कोष्टक लगाया है, -1 और 1 दोनों वैल्यू के मान आ रहे हैं, और जो इसकी रेंज है वो होगी 0 to π। -π/2 से π नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर के मान आते हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव रह जाती वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए 0 to π, और दोनों ही मान संभव है, 0 पर भी मान है और π पर भी है। तो ये cos इनवर्स x की रेंज है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही tan इनवर्स और बाकी के फंक्शनों का देखते हैं। हालांकि ग्राफ आपके उसमें बने हुए हैं, तो इनको कोई उतारने की या ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बुक में दे रखा है। केवल ये समझना है कि जो ये डोमेन और रेंज आ रखे आई कहाँ से और कैसे आई। आपकी बुक में तो लिखा हुआ है सारा कुछ, बस इतना सा बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा देखते हैं तक tan x का ग्राफ है ना, fx बराबर tan x। तो tan x का ग्राफ देखें एक बार, ये 0, ये कुछ रेफरेंस लाइनें बनानी पड़ेंगी tan। ये रेफरेंस लाइन क्या होती है अभी बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें गैप बनाते हैं हल्का सा। ग्राफ शायद मैं उतना अच्छा नहीं बना पाऊँ, पर मुझे बताना भी ज़रूरी है ये आपको कि यदि ये कैसे कैसे आएंगे। कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की। देखो ये 0, ये π/2, यहाँ पाई, ये 3π/2, ऐसे ही माइनस का यहाँ π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2। हमें पता है tan 0 पर मान 0 होता है भाई, लेकिन 90 पर मान इन्फिनिटी होता है। तो ये मान इन्फिनिटी होगा, तो इसका मतलब ये π/2 है, इस पर कहीं लाइन टच ही नहीं होगी, ये कोई ऐसा ऊपर जा रहा है। देखो तो इधर -π/2 पे भी इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल आएगा।
-π/2 पर भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब इस लाइन को जो π/2 है यहाँ ये टच नहीं हो सकता कहीं भी। अनंत मान है, कहाँ जा रहा है पता नहीं इसका, लेकिन कुछ ऐसा मान आ रहा है इन्फिनिटी। देखो तो ऐसे ही यहाँ भी बन रहा है, पाई पर 0 है ऐसा, ठीक है। इस टाइप का आपका 10x का ग्राफ होता है। तो अब ये 10x का ग्राफ है, हमें पता है यदि इसको एक बनाएंगे, या तो x के पाई पर देखो कई सारी वैल्यूज, यहाँ ये वैल्यू सेम यहाँ भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है। इसका मतलब किसी एक ही फलन को, एक ही लाइन को हमें लेना होगा, तो वो हमने तय कर लिया भैया ये लेंगे। अब तो आपको समझ आएगी, क्योंकि एक एक ही फंक्शन बनाना है तो फिर इसको और इसको नहीं लेंगे, हम तो यहीं से बात कर लेंगे। इसमें से देखो सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, सारी वैल्यू कवर हो रही है। तो कहाँ से कहाँ तक इसका बना डोमेन, कि -π/2 से π/2 तक बना, जो इसकी ये हमने 10x का जो डोमेन, बात 10x की कर रहा हूं मैं अभी, 10 इनवर्स x की नहीं। तो 10x का जो डोमेन हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, माइनस का π/2 से और π/2 पर ये हुआ सर, ये प्राप्त हुआ। क्या ये π/2 और π/2 शामिल है क्या माइनस के π/2? तो ये शामिल नहीं है इस बार। क्यों नहीं है शामिल? क्योंकि π/2 पर भी कोई मान परिभाषित नहीं है और माइनस के π/2 पर भी कोई मान परिभाषित नहीं है, तो इनको शामिल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ मैंने बड़ा कोष्टक लगाया है, ये दोनों शामिल हैं लेकिन ये शामिल नहीं है। तो जो रेंज है हमारी वो क्या प्राप्त हो रही है अब देखें, वहां तो फिक्स था, ये 1 तक ही जा रही थी और माइनस से नीचे। ये कहाँ तक वाली वैल्यू जा रही है, इधर कहाँ तक जा रही है, ओ भैया अनंत, कोई पता नहीं। इधर कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव में अनंत तक जा रही है, पॉजिटिव में भी अनंत तक जा रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। तो जो -∞ टू इन्फिनिटी यदि कोई होता है तो उसका मतलब सारे रियल नंबर्स आ गए उसमें। आर जो इसकी रेंज हो गई वो क्या हुई, -∞ टू इन्फिनिटी, अर्थात समस्त रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे आ गए। पॉइंट के कोई मान लो कोई पूछे 3.5 कोई वैल्यू आ रही है कि कहीं इसमें 2.5, तो देखो यहाँ से ये 1 मान लो 1 2 3 4 5 ऐसी ये y पर मान है और उनके पॉइंट बीच में है, ये मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये y की वैल्यूज है, ठीक है समझो। तो यहाँ देखो ये 1 भी वैल्यू उपलब्ध हो रही है किसी मान पर, 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 3.5 भी हो रही है, सारे मान अवेलेबल हो रहे हैं किसी ना किसी वैल्यू। तो इसका मतलब सारे के सारे रेंज आर आ जाएगी, इसकी पूरे के पूरे रियल नंबर प्राप्त हो रहे हैं ये मान के बीच में। तो फिर इसका इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, tan इनवर्स x, जो इसका डोमेन बन रहा है R2, तो डोमेन ये इसका R आ गया और यहाँ पर आएगा माइनस का π/2 से π/, बोलो बात समझ बैठी है नहीं? ये आपको समझना है भैया tan इनवर्स x का जो कैसे बना। tan x का डोमेन ये है, रेंज ये है, तो जब हम इनवर्स निकालेंगे तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो डोमेन, और जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज हो जाएगी। प्रांत और परिसर आपस में बदल जाते हैं इनवर्स करने पर, बात समझ आ रही? तो ये मैंने आपको 3 लिखा है। अब देखें जरा ऐसी कॉट और सेक, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इनके हम डोमेन रेंज और एक बार पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। आपको तब तक ये चीजें पता होंगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे। तो देखें एक बार, ये कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x,
अब ये मैं आपको डायरेक्ट ये चित्र बना के नहीं, क्योंकि बनाने में बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। चलो कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ एक बार और, हो सकता है एक बार और कॉट इनवर्स एक्स का बनाते हैं। चलो बुक में ही बता देता हूँ। ये समझ आपके आ गया है टेन का। एक बार कॉट का भी देखते हैं, फिर सेक का देखेंगे। कॉट का लगभग ऐसा ही है, कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का भी ग्राफ इसी टाइप का ही है ना। यहाँ भी रेफरेंस लाइनें बनानी पड़ेंगी, थोड़ा सा दूर दूर, ठीक। ये ध्यान रखना, मैं ऐसे cot x का tan x का ये तो इनका बना रहा हूँ। इनवर्स की बात करेंगे तो ये जस्ट ग्राफ ऐसे घूम जाएगा बस, है ना। भाई ग्राफ का भी पूछता नहीं है, इसका ग्राफ बताइए। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में ग्राफ आ जाए, दिख जाए, तो यदि आपको ये डोमेन रेंज याद है तो पहचान जाओगे इनवर्स का है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है cot 0, यहाँ शुरू करते हैं। जैसे tan 90 पर इन्फिनिटी होता है, cot में 0 पर इन्फिनिटी होता है। तो 0 पर इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर कोई मान परिभाषित नहीं, लेकिन 90 पर मान कितना आता है? 1 नहीं 0। 90 पर मान 0 आता है। तो यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है। कॉट में ये मामला है ऐसा, माइनस का π/2, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ ग्राफ, ये आपका cot x का ग्राफ बनेगा भाई, cot x। तो अब जरा देखो, इसको 1 1 बनाने के लिए हम कहां से कहां तक क्या मान लें। तो यदि आप यहां सोचें 0 से लेके पाई तक ले लें, cot में 0 से लेके पाई तक में ले लेते हैं, तो देखो आप ये वैल्यूज भी आ गई सारी और ये वैल्यूज भी आ गई, सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन ये 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दिख रहा है। तो बाकी का क्या सिस्टम इसमें कुछ बैठ रहा है, देखिए। तो यार 0 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, पाई पर कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, लेकिन 0 से पाई के बीच में सारे के सारे रियल नंबर अवेलेबल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या मुझे cot x का ऐसे लिखना पड़ेगा कि cot x की जो डोमेन आ रही है वो तो आ रही है 0 to पाई, और इसकी जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर, क्योंकि यहाँ भी अब 0 और पाई दोनों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 0 पर भी मान नहीं निकल रहा, पाई पर भी नहीं निकल रहा। तो वापस इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये r और यहाँ पर 0 to पाई है। मतलब cot x का जो डोमेन है सारे रियल नंबर हैं, और जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई है, लेकिन छोटे कोष्टक हैं। 0 और पाई दोनों पर मान परिभाषित नहीं है, 0 पर इन्फिनिटी, पाई पर इन्फिनिटी, तो ये दोनों मान परिभाषित नहीं है बस। तो वहाँ पे ये कोष्टक लगा दिया, ठीक है। ये आपका cot x का ग्राफ बन गया इस प्रकार का। तो हमने लिया कौन सा इसमें, यहाँ से केवल ये वाला ग्राफ ले लिया, बाकी के सारे छोड़ दिए। तो सारी वैल्यूज आ रही है हमें इस रेंज में, जो ये रेंज है हमारे 0 to पाई, सारे रियल नंबर मिल रहे हैं। तो एक एक फंक्शन बन रहा है इसमें, ठीक है। ये cot x का। एक बार सेक और कोसेक का और बनाते हैं।
हालांकि ग्राफ कहीं बनाने के लिए नहीं आना। अब ये कॉस्ट सेक और इसका ही ग्राफ है, बस एक बार ये और देख लें कैसा कुछ बनेगा, तब आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। सेक एक्स, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो अलग आ रही है, डोमेन रेंज है ना, तो वो एक बार आपको सेक एक्स में देखना पड़ेगा, तब जाके सेक और कोसेक वाला थोड़ा सा कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पर हम रेफरेंस लाइन कुछ बना रहे हैं। सेक जीरो का मान क्या होता है भाई, कोई बताए? कॉस जीरो बराबर 1, तो सेक जीरो बराबर भी 1, तो सेक जीरो पे 1 होता है, ये हमें पता चल गया। पर सेक 90 ये 90 का है, ये यहाँ पाई है, ये यहाँ 3π/2 है, ठीक है, ये माइनस का पाई है, π/2, यहाँ माइनस का पाई है, या माइनस का 3π/2 है। तो जीरो पर तो ये हो गया साहब 1 मान, लेकिन 90 पर ही इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, और इधर भी इसका मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है। जब ये ऐसा है, इसका मतलब यहाँ पाई वाली रेंज में ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है, यहाँ -1 और यहाँ 1, ऐसा कुछ इसमें ग्राफ बनता सा प्रतीत होगा आपको। अब ये देखें, इस प्रकार का एक ग्राफ बन रहा है। अब बात यहाँ समझ आती है कि हम कौन सी वैल्यूज़ प्रेफर करें, कौन सी वैल्यूज़ लें कि जिसमें सारे मान कवर हो जाए। तो आप देखो कौन सी जगह क्या मान लें कि भाई सारी वैल्यू कवर होती सी हमें दिखाई दे जाए। तो सेक में आप देखें, जीरो से लेकर π/2 पे इधर इधर मान जा रहा है, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पाई वाले में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान जा रहा है पूरा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जीरो से यदि हम पाई ले लेते हैं, जीरो से पाई तक की वैल्यू यदि हम ले लेते हैं, तो सारी वैल्यूज हमारे पास कवर लगभग हो रही हैं। यदि हम जीरो से पाई की रेंज ले लें सेक इनवर्स की, देखो तो क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं, ये जरा एक बार देखें इसमें। तो आप देखोगे ये भी चीज़, जीरो से मैंने पाई लिया, मैंने ये वाला ग्राफ लिया यहाँ से, और ये वाला आधा ग्राफ, ठीक है, यहाँ से आधा तोड़ लिया ये हिस्सा, यहाँ से आधा तोड़ लिया ये हिस्सा, ये ग्राफ ले लिया। तो इसमें क्या को डबल एक मतलब मैनी वन फंक्शन नहीं बनेगा, वन फंक्शन बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा है समझने के लिए, जीरो से और लेके मैंने पाई, ये इसकी रेंज फिक्स की हुई है, और यहाँ से सारा कुछ नज़र आता जा रहा है। तो देखो जरा एक बार ये इसको समझना थोड़ा सा, सेक एक्स की जो डोमेन है, अब देखना जरा, जो रेंज मैंने यहाँ तय की, मैंने की भैया जीरो से लेके पाई। तो आप बोलोगे क्या जीरो और पाई सम्मिलित है इसमें? तो जीरो पर मान 1 है, पाई पर मान -1 है, बिल्कुल सम्मिलित है भैया, जीरो और पाई दोनों मान है। लेकिन आप देखोगे जीरो और पाई के बीच में π/2 ऐसी वैल्यू है कि इस पर कोई मान परिभाषित नहीं है। इस जीरो और पाई के बीच में π/2 ऐसी वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें से मुझे π/2 माइनस करनी होगी। इस रेंज मैंने जीरो से पाई तक तो ले लिया मामला,
लेकिन 0 से पाई के बीच में एक π/2 वैल्यू आ रही है जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, उपलब्धि नहीं है, तो फिर इसको π/2 को इस डोमेन में से हटाना पड़ेगा मुझे। जब मैं डोमेन लिखूंगा तो माइनस का π/2 नहीं होना, ये π/2 नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो ये डोमेन है। तो फिर रेंज क्या बनी भैया? अब रेंज की तरफ भी देखो, बड़ा रोचक मामला है। तो आप देखोगे जब भी कोई इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से 1 से पूरा इन्फिनिटी, -1 से पूरा इन्फिनिटी, तो मतलब पूरी आर वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन सारी आर में आप देखोगे, यहाँ से इस लाइन को बनाता हूँ एक बार, ये -1 और 1 के बीच में देखो sec x का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा। कोई बोल दे भैया यहां बताओ ये कि -1 से यहाँ कोई मान प्राप्त हो रहा है क्या? इधर कहीं भी देखो, इधर कोई ग्राफ ही नहीं बनना, इस दरमियान इस बीच में कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही। अपन इस पूरे ग्राफ को यहाँ तक बना दें, कहीं तक लंबा खींच के, तो सारा ग्राफ इस -1 से नीचे और 1 से ऊपर है। मतलब -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ की कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई मान ही प्राप्त नहीं हो रहा हो। तो आर पूरे चलेंगे भैया, रेंज इसकी सारे आर संभव है, लेकिन इसमें से -1 और 1 के बीच के मान संभव नहीं है। तो -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, क्योंकि -1 तो वैल्यू है और 1 भी वैल्यू है। यदि इसको इंक्लूड कर दिया तो ये भी माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस कर रहा हूं, ध्यान करना, इस बात को थोड़ा गहराई से समझना। मैं आर में से माइनस कर रहा हूं। यदि मैंने अब बड़ा कोष्टक लगा दिया तो -1 और 1 भी इंक्लूड हो जाएगी, तो आर में से वो भी गायब हो जाएगी, जबकि भैया वो मान तो है, -1 भी है और 1 भी है, तो इसलिए छोटा कोष्टक। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी आर -1 से 1 की वैल्यू तो घटानी पड़ेगी, -1 और 1 के बीच में, और जो इसकी डोमेन है वो यहाँ रेंज हो जाएगी कौन सी, 0 से पाई, जिसमें π/2 पर कोई मान परिभाषित नहीं हो रहा, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। बोलो बात कुछ समझ बैठ रही है नहीं? तो ये आपका sec x का डोमेन हुआ। अब सेम cosec x का है, तो अब उसके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यहां भी सारे r संभव हो जाएंगे, और यहां पर -1 से 1 के बीच का मान कोई नहीं आएगा, सेम ऐसा कैसा ग्राफ है। लेकिन जो इसमें रेंज है वो 0 से पाई नहीं है, माइनस के π/2 से π/2 है, माइनस का π/2 से π/2 की तरफ है, और ये दोनों ही वैल्यू सम्मिलित हैं। लेकिन cosec में 0 पर मान प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसमें से 0 को घटाना पड़ेगा। जैसे वहां π/2 को घटा रहे हैं, यहाँ इसमें से 0 को घटाएंगे तो 0 पर मान संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि इसका ग्राफ मैं आपको इसमें बता देता हूँ cos x का, यदि इसमें cos x का ग्राफ बन रहा है, ये देखो साहब, ये cos x का ग्राफ है, 0 पर इन्फिनिटी, इधर भी 0 पर इन्फिनिटी, इसलिए हम 0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। -π/2 से π/2 है और 0 को इसमें से माइनस कर रहा है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपके प्रांत और परिसर समस्त त्रिकोणमितीय फंक्शन के, बस ये आपको याद, ये आपके समझ आएंगे तो हम आगे अब बढ़ पाएंगे कि करना क्या है। तो ये सब त्रिकोणमितीय फलनों की जो डोमेन, प्रांत और परिसर ये दे रखे, ठीक है। ये होता है आज की क्लास, बस नहीं, कल से हम पूरे 2.1 और कुछ फॉर्मूलेज पढ़ाएंगे, फिर सब। धन्यवाद।